ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में सब्जेक्ट मैथ की क्लास लेंगे, जिसमें हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो गणित है वो उसकी जो उत्पत्ति है वो 0 से 9 तक के जो अंक है उनसे 0 से 9 तक के जो अंक हैं उनसे मिलाकर हम संख्याएं प्राप्त करते हैं। और संख्याएं क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उन सब के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। संख्याएं किस रूप में विभक्त की गई है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि संख्याएं हमारे किस प्रकार से काम आती हैं और कैसे हम इन संख्याओं के माध्यम से दैनिक जीवन में अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याएं। पहली जो प्रश्नावली है वह परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्याओं से पहले भी बहुत सारी संख्याएं आती हैं जिन संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शुरुआत करें तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है तो हम देखेंगे। देखिए, जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को हम गिनने की शुरुआत करते हैं तो 1 से करते हैं, और 1 से गिरते गिरते जब हम अनंत तक पहुंच जाते हैं तो उन संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो हमें प्राकृत संख्याओं के नाम से जाना जाता है। तो हम लिख सकते हैं 0 से और अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं 0 से और अनंत तक 0 से अनंत तक की सभी गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। हम देखें कि प्राकृत संख्या क्या होती है तो मैंने आपको बताया 0 से अनंत तक की सभी गिनती की संख्याएं जिनको हम वस्तुएं गिनने के रूप में प्रयुक्त करते हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे 1 है, 2 है, 5 है, कोई वस्तु को गिनने के लिए 15, 20, 25, 1000, 2000 ये सभी क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती है। मगर कहने का मतलब सीधा सीधा ये है 1 से गिनना शुरू करें, 0 से 1 से प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। मैंने बताया 1 से गिनना शुरू करें और जहां तक हम गिनते रहें अनंत तक वो सभी संख्याएं हमारी क्या होती है, प्राकृत संख्या। चाहे हम 1000 गिने, 2000, 5000, 10,000 जितनी भी संख्याएं होंगी जिन्हें हम गिन सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो हमारे पास ये होगा 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, 13 है। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या। ऐसी बहुत सी संख्याएं जो क्या होती हैं, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्याओं के बाद में हमने देखा कि 1 से और अनंत तक की सभी संख्याएं को हम मिला के प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन हमारे पास सबसे पहले जो अंक आता है वो होता है 0। उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। जब उसको इसमें शामिल नहीं किया तो हमारे पास यह आया कि यदि 0 को भी इनमें शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्याएं होंगी। तो हमने क्या किया कि इसमें 0 को और शामिल कर दिया। यहाँ 1 से अनंत तक की संख्या थी, इन संख्याओं में यदि हम 0 को भी शामिल कर दें तो उन संख्याओं को हमने कहा पूर्ण संख्या। क्या कहा, पूर्ण संख्या। तो हमारे पास दूसरी जो संख्या आती है वो आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में मैंने आपको अभी क्या बताया, 1 से अनंत तक की सभी संख्या प्राकृत संख्या। अगर इनमें हम 0 को और शामिल कर दें
कहने का मतलब जब आई प्राकृत संख्या में 1 से गिनेंगे तो यहाँ पर किससे गिनेंगे? 0 से। 0 से अनंत की सभी गिनती की संख्या संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती, सॉरी पूर्ण संख्या कहलाती, पूर्ण संख्या कहलाती। हमने केवल क्या किया? केवल 0 को शामिल किया। केवल किसको शामिल किया? 0 को। प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को मिला लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में केवल एक ही अंतर होता है कि प्राकृत संख्या होती है वो 1 से होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से होती है। इन दोनों में केवल 0 का डिफरेंस है, बाकी सेम। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करते हुए अंक, इसको अंक बोलते हैं। यहां शामिल करें तो इसमें केवल हमने 0 को शामिल किया, 0 1 2 3 और आगे अंक। इन दोनों में केवल 0 का अंतर है, बाकी दोनों सेम है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि 1 से अनंत तक की जो भी गिनने की संख्याएं हैं उनको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? 0 से अनंत तक की जितनी भी गिनती की संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कह देंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। दोनों में 0 का अंतर है। पहले हमने प्राकृत संख्या प्राप्त करी, फिर हमने पूर्ण संख्या प्राप्त की। जब हमें 0 की आवश्यकता पड़ी तो प्राकृत संख्याओं के बाद में हमने कौन सी संख्या पढ़ी? पूर्ण संख्या। अब दिक्कत ये आई कि हम प्लस प्लस की तो सभी संख्या ले लेते हैं, लेकिन माइनस की संख्या तो इसमें है। जब माइनस की संख्याओं की भी हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्या को शामिल कर ली। जब पूर्ण संख्याओं में हमने माइनस की भी संख्या शामिल करी तो दोनों को मिलाकर जो संख्या प्राप्त हुई उन्हें हमने कहा क्या? पूर्णांक। अगली जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? पूर्णांक। तो अगली संख्या पढ़ेंगे हम पूर्णांक। अगली संख्या हम बनाएंगे कौन सी? पूर्णांक। अगली संख्या बनाएंगे हमने पूर्णांक। पूर्णांक कैसे प्राप्त हुए हमें? 0 से और अनंत तक की सभी गिनती की जो संख्या होती है उन्हें क्या बताया हमने? पूर्ण संख्या। इन्हीं संख्याओं में यदि हम माइनस की संख्या और शामिल करते हैं तो इन संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं? तो क्या कहेंगे? 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, प्लस की एवं माइनस, धनात्मक एवं ऋणात्मक गिनती की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा प्राकृत संख्या। इसमें क्या था हमारे पास? 0 से 1 से और अनंत तक की गिनती की संख्या। फिर हमने पूर्ण संख्या प्राप्त की तो प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया तो हमारे पास पूर्ण संख्या आ गई। तो परिभाषा बनी कि 0 से अनंत तक की सभी जो गिनती की संख्या होती है क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। लेकिन जब हमें आवश्यकता पड़ी माइनस की संख्याओं को भी शामिल करने की तो हमने माइनस की संख्या शामिल कर ली। तो जब पूर्ण संख्याओं में हमने माइनस की संख्या भी शामिल कर ली तो हमें क्या प्राप्त हो गया? तो हम इस प्रकार इसको दर्शा सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास 0,
जीरो से इधर प्लस की 1 2 3 4 और ऐसे करते हुए अनंत तक की जो संख्या होंगी ये तो हो गई क्या पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें मैंने माइनस की संख्या शामिल और कर दी तो ये सभी संख्या हमारे पास कहलाई क्या माइनस अनंत तक। तो इन सभी संख्या को हमने क्या कर दिया। इस प्रकार से हमने 3 प्रकार की संख्या पढ़ी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्ण। अब होता क्या है कि हम किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करते हैं। जब 2 से विभाजित करते हैं तो कुछ संख्याओं में तो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन कुछ संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब क्या किया, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता गया उनको तो हमने नाम दे दिया सम संख्याएं, और जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उनको दिया हमने विषम संख्या। तो हमारे पास अगली संख्या आई वो आई सम संख्या। ऐसे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या ऐसे भी कोई भी संख्या होगी जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 12 14, इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं सम संख्या, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग। मैंने बताया जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है ऐसी भी संख्या होती है, ऐसे भी संख्या होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो जिनमें भाग जाता है उनको तो हमने दिया सम संख्या नाम, और जिनमें भाग नहीं जाता है उनको दिया हमने विषम संख्या। अगली संख्या हमारे पास आती है विषम संख्या। इसके विपरीत परिभाषा ये होगी, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो इस प्रकार से हो सकती है। जैसे 3 है, 3 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। इस प्रकार की जितनी भी संख्या है जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है क्या कहलाती है विषम संख्या कहलाती है। आगे हम संख्याओं की बात करें तो हमारे पास 2 प्रकार की संख्या होगा, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है तो हम देखेंगे। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं
जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग है, अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग जाता भाज्य संख्या कहलाती है। तो क्या हुई ये संख्या? ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त और कोई भी संख्या का भाग जाता हो, तो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। तो देखिए वो कौन कौन सी संख्या है? जैसे 4 में एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, तो उसको छोड़ देंगे। अब 4 में ये 4 में एक का तो सभी में जाता है, इसको छोड़ दो। और खुद 4 के अलावा और कोई संख्या का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग जा रहा है। जब इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग जा रहा है। इसका मतलब कौन सी संख्या हुई? जैसे हमारे पास संख्या आई 6 में 6 का भी जाता है, 6 और 1 के अलावा 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। 8 है, 8 में 2 का जाता है। 9 है, 9 में 3 का जाता है। 12 है, 15 है, 14 है। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनमें किसका भाग जाता है? स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग जाता है, इसलिए वे संख्याएं क्या कहलाती है? जैसे 25 है, 25 में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए वो क्या है? भाज्य संख्या। 35 है, 35 में 5 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, इसलिए वो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के और एक के अतिरिक्त और कोई संख्या का भाग जाता है, कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। इसी के साथ एक संख्या और है, तो इसके बिल्कुल विपरीत है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है, या वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक इसके विपरीत है, इसमें तो अन्य किसी का भाग जाएगा और इसमें अन्य किसी का नहीं जाएगा। अब वो कौन कौन सी संख्या है? वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 2 में 2 का ही जाता है और किसी संख्या का ही जाता है। 3 में 3 का ही जाता है, 5 में 5 का ही जाता है, 7 में 7 का ही जाता है। अब आता है 9 में तो 3 का जाता है, इसलिए वो किसमें आ जाएगी? भाज्य में। जैसे 11 में 11 का ही जाता है। 13 में 13 का ही जाता है। इस प्रकार से ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अगली संख्याएं देखें तो फिर 2 प्रकार की संख्या आती है हमारे पास।
परिमेय और अपरिमेय संख्या। दो संख्याएं आई हमारे पास, कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हमारी जो 8वीं क्लास में जो पहला जो प्रश्नावली है, पहली जो प्रश्नावली है, उसका नाम ही परिमेय संख्या है। अब तक जितनी भी संख्या हमने पढ़ी है वो इनसे संबंधित है, इसलिए पहले उनको जानना है। अब आया इस संख्या पर, जो प्रश्नावली का नाम है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, पहले की परिभाषा पढ़ते हैं, होती क्या है तो हम देखेंगे। ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे समझेंगे हम, ऐसी कोई भी संख्या हो जो बटे के रूप में हो, क्या कहलाती है? अगर कोई संख्या बटे के रूप में नहीं है और उसे हम बटे के रूप में बना सकते हैं तो वो भी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। जैसे हमारे पास है 2/7, ये p हो गया, नीचे वाली संख्या क्या हो गई, दोनों का मान क्या हुआ, बटे के रूप में, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। जैसे हमारे पास 5/7 क्या है, परिमेय संख्या। जैसे हमारे पास 0.2 क्या बटे के रूप में है, नहीं। क्या इसको हम लिख सकते हैं बटे के रूप में? तो देखिए पॉइंट हटाने के बाद नीचे क्या लगा देते हैं, 0, और इसको काटे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। क्या बटे के रूप में आया, नहीं आया, खुद भी बटे के रूप में, काटने पर बटे के रूप में। तो ये संख्याएं भी क्या हो गई, परिमेय संख्या, जिन्हें जैसे 0.2 है, 0.3 भी परिमेय संख्या हो सकते हैं क्योंकि 0 लगा सकते हैं नीचे, इसलिए ये सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या। अब कहें कि परिमेय संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई कहे सर q बराबर 0 आ जाए तो परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, न तो परिमेय होगी नहीं अपरिमेय, वो एक अनंत संख्या बन जाती है जिन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास है 5/0, न तो ये परिमेय संख्या है और नहीं अपरिमेय संख्या, क्योंकि 0 का भाग 5 में देंगे तो अनंत बार जाता रहेगा। मैं 0 का भाग दिया, फिर 5 बचेंगे, फिर 0 का भाग दिया, फिर 5 बचेंगे, हमेशा 5 शेष रहता रहेगा और हमारे पास भाग जाता रहेगा, संख्याएं अनंत आ सकती है। इसलिए बटे में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमारे पास क्या आ गई, परिमेय। इसी के अतिरिक्त एक है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q का मान क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है।
इससे 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो इनके ऊपर अंडर रूट लगाते हैं तो इनका मान लिया जाएगा, तो ये कौन से बन जाएंगे परिमेय संख्या बन जाएंगी। लेकिन ऐसे संख्याएं जैसे अंडर रूट 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या होगी अपरिमेय। अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट के अंदर वे सभी संख्याएं जो जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है अपरिमेय संख्या होती है। एक बात आती है कि पाई क्या होता है, ये पाई है, पाई परिमेय होता है या अपरिमेय होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। जब भी पाई का मान 22/7 होता है जो क्या है परिमेय। 22/7 तो p/q के रूप में होगा, इसलिए क्या हो गया परिमेय। लेकिन पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में 2 प्रकार से गुणधर्म है। एक तो योग के लिए और एक है हमारे गुणन के लिए। एक तो जोड़ करने के लिए और एक गुणा के लिए। 2 प्रकार के हमारे पास गुणधर्म है परिमेय संख्याओं के लिए। वो क्या है, मान लीजिए कोई 2 संख्याएं a और b, इनको जोड़ लिए। पहली संख्या में यदि दूसरी संख्याओं को जोड़े या फिर दूसरी संख्या को पहले और पहली संख्या को बाद में जोड़े, तो हमेशा इनका मान क्या आता है बेटा समान। कैसे आता है, तो ये हमारे लिए योग के लिए एक नियम है क्रम के लिए। कौन सा नियम है, क्रम विधि। कौन सा नियम हुआ पहला, कि कोई भी 2 संख्याएं उन्हें कैसे भी जोड़े आंसर हमेशा क्या आता है समान। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने a बराबर 2 लिया और b बराबर क्या लिया 3, तो a को लिखो 2, b को लिखो क्या 3। इधर भी लिखो b के स्थान पर 3, a के स्थान पर 2 को पहले लिखो 3 को बाद में लिखो, या 3 को पहले लिखो 2 को बाद में लिखो। जोड़ेंगे तो हमेशा हमारे पास बेटा क्या आएंगे उल्टे सीधे, पहले या बाद से क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके लिए, योग के लिए। 2 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 2 जोड़ो, हमेशा हमारे पास क्या आता है 5। ये कौन सा नियम है, योग के लिए क्रम के लिए नियम। इसी प्रकार गुणा के लिए भी क्रम के लिए नियम। क्या है, a को b से गुणा करो चाहे b को a से गुणा करो, हमेशा मान क्या आता है बेटा। जैसे a बराबर 2 ले रखा है और b बराबर 3 ले रखा है, गुणा करके चेक करो। 2 को 3 से गुणा कर दो चाहे 3 को 2 से गुणा कर दो, 2 3 6, 3 दूनी 6, क्या समान है। कहने का मतलब है परिमेय संख्याओं में क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके लिए, योग के लिए और गुणा। किसके लिए, योग के लिए और गुणा के लिए। उनको क्रम में आगे पीछे कैसे भी रख सकते हैं, गुणा करें तो हमारे पास आंसर क्या आते हैं सदैव समान। एक नियम और होता है इसका, दूसरा साहचर्य। साहचर्य जो नियम है, साहचर्य का इसमें क्या है, इसमें 2 संख्या लिखती है
सात चलियता में हम तीन संख्या लिख सकते हैं, जैसे सात चलियता में हम तीन संख्या लेते हैं, जैसे a प्लस b प्लस, पहले b प्लस c को जोड़ के, या फिर ऐसे करो a प्लस b को जोड़ लो, c को बाद में जोड़ लो, ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसे भी इनको जोड़े, जैसे a बराबर 1, b बराबर 2 मान लीजिए, और c बराबर हम क्या मान लेते हैं 3। 1 b की जगह 2 फिर प्लस 3 बराबर a की जगह 1 प्लस b की जगह 2 और c की जगह 3। 2 और 1 3 और 3 प्लस 3, यहाँ भी 1 प्लस 3 और 2 5, 3 और 3 जोड़ेंगे 6, और यहाँ भी अगर जोड़े 5 से क्या होता है 6। सात से रहता तीन संख्याएं यदि हम ले और उनको कोई से भी क्रम में जोड़े तो सदैव मान क्या आता है समान। इसी प्रकार इसमें भी सात से रहता तीन संख्याओं के माध्यम से पहली संख्या को और दूसरी संख्याओं को गुणा करने के बाद यदि तीसरी संख्या से गुणा करें, या फिर पहले संख्या को बाद में और पहले दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करें तो आंसर सदैव समान आता है। जैसे a बराबर 1 लिया, b बराबर 2 और c बराबर 3, मान रख के चेक करेंगे, a b की जगह 2 और c की जगह 3। इसी प्रकार यहाँ a की जगह हमारे पास 1 गुणा b की जगह 2 और c की जगह 3, गुणा करके चेक करें, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। इसी प्रकार यहाँ 2 को और 3 को गुणा करेंगे 6 और 6 को 1 से गुणा करेंगे 6। तो योग के लिए और गुणन के लिए क्रम विनिमय और साचर्यता में क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे कैसे भी लिखे तो आंसर सदैव क्या आता है समान। आज के लिए इतना ही।